हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों देखिए, आज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जनगणना 2027 मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक है। इस टॉपिक से आने वाले एग्ज़ाम में 4 से 5 प्रश्न एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं। मैंने काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड लिए हैं, टॉप 50 क्वेश्चन करवाऊँगा। इस वीडियो को देखने के बाद जनगणना 2027 से आपके काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 8वीं जनगणना। जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। डिटेल में देखते हैं। 2027 की जनगणना देश की 16वीं तथा स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। पिछली जनगणना वर्ष 2011 में संपन्न हुई थी, जबकि 2021 में प्रस्तावित जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे, स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? 8वीं जनगणना है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक जी को जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये हैं सुदर्शन पटनायक। देखिए, जो सुदर्शन पटनायक हैं ये रेत कलाकार यानी सैंड आर्टिस्ट हैं। इनको केंद्र सरकार ने जनगणना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस रूप में वो अपनी विशिष्ट रेत कला यानी सैंड आर्ट के माध्यम से देश भर में जनगणना के प्रति जागरूकता फैलाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2027 के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन है? आंसर है ऑप्शन डी, मृत्युंजय कुमार नारायण। जनगणना 2027 के भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त हैं मृत्युंजय कुमार नारायण। अगला प्रश्न है, जनगणना 2027 का पहला चरण कब शुरू हुआ? सही आंसर है ऑप्शन है 1 अप्रैल 2026 से। जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ। जनगणना 2027 कितनी भाषाओं में आयोजित होगी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 16 भाषाओं में। देखिए, जो सेंसस 2027 है टोटल 16 लैंग्वेज में आयोजित होगी। अगला प्रश्न देखिए, एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। जनगणना 2027 का शुभंकर यानी कि मैस्कॉट क्या है? आंसर है ऑप्शन है प्रगति और विकास। जनगणना 2027 का शुभंकर है प्रगति और विकास। देखिए, शुभंकर क्या दर्शाते हैं? प्रगति और विकास मिलकर देश की उन्नति और विकास का प्रतीक है। ये महिला और पुरुष की समान भागीदारी को दर्शाते हैं। अगला है, भारत में जनगणना किस अधिनियम के तहत होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेंसस एक्ट 1948। देखिए, भारत में जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जो है होती है। अगला क्वेश्चन है, 2027 की जनगणना डिजिटल रूप से आयोजित की जाने वाली कौन सी जनगणना है? सर ऑप्शन बी, पहली। 2027 की जनगणना डिजिटल रूप से आयोजित की जाने वाली पहली जनगणना है। अगला प्रश्न है, 2027 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना है? सर ऑप्शन सी, 16वीं जनगणना। 2027 की जनगणना भारत की 16वीं जनगणना है। देखिए, भारत की जनगणना देश की 16वीं जनगणना होगी तथा स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है। यह पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक डेटा को इकट्ठा करना यानी जुटाना। जनगणना 2027 का मेन जो है पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है। हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना 2027 में किस मंत्रालय की प्रमुख भूमिका होती है? ऐसा कौन सा मंत्रालय इसकी प्रमुख भूमिका होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री जो है जनगणना 2027 में मुख्य भूमिका होती है गृह मंत्रालय की। और वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? तो वह अमित शाह। नेक्स्ट है, जनगणना 2027 में डी फैक्टो मेथड का क्या अर्थ है? आंसर है ऑप्शन बी, जहां व्यक्ति मौजूद है वहीं गणना। देखिए, इसको डिटेल में समझते हैं। नेक्स्ट है, डी ज्यूरी मेथड किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्थायी निवास के आधार पर गणना। डी ज्यूरी मेथड किससे संबंधित है? स्थायी निवास के आधार पर गणना। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना कब हुई? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2027 में। देखिए, भारत में प्रथम बार डिजिटल जनगणना हो रही 2027 में। अगला है, जनगणना 2027 में नागरिक स्वयं अपना डेटा भर सकते हैं, यह सुविधा क्या कहलाती है? सर ऑप्शन बी, सेल्फ एन्यूमरेशन। जनगणना 2027 में नागरिक जो सिटीजन है अपना डेटा खुद ही भर सकते हैं। इस जो सर्विस को, इस फैसिलिटी को क्या कहते हैं?
सेल्फ एन्यूमरेशन। अगला है जनगणना 2027 का पहला चरण किससे संबंधित है? आंसर ऑप्शन बी मकान सूचीकरण। जनगणना 2027 का पहला चरण मकान सूचीकरण यानी हाउस लिस्टिंग से रिलेटेड है। अगला है भारत में पहली बार डिजिटल यानी मोबाइल ऐप आधारित जनगणना किस वर्ष में प्रस्तावित की गई है? तो अभी जो चल रही है 2027 में पहली बार मोबाइल ऐप पर आधारित जनगणना जो है हो रही है। अगला प्रश्न है जनगणना 2027 में डेटा संग्रह के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाएगा? सर ऑप्शन बी मोबाइल ऐप और सेल्फ एन्यूमरेशन। यानी डेटा कलेक्शन के लिए जो टेक्निक यूज की जाएगी वह है मोबाइल ऐप और सेल्फ एन्यूमरेशन। अगला है जनगणना 2027 में हाउस लिस्टिंग चरण का उद्देश्य क्या है? सर ऑप्शन बी मकानों की जानकारी एकत्र करना। जनगणना 2027 में हाउस लिस्टिंग चरण का उद्देश्य मकानों की जानकारी एकत्र करना। अगला है भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी 10 वर्ष। भारत में जनगणना 10 वर्षों के अंतराल पर होती है। भारत में जनगणना हर 10 साल के अंतराल पर होती है। एक नियमित प्रक्रिया है जो 1881 से हर 10 साल में निर्बाध रूप से आयोजित की जा रही है। लास्ट जो जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी और जो अगली जनगणना थी कोविड-19 के कारण देरी के बाद अगली पूर्ण डिजिटल जनगणना 2027 में हो रही है। इसकी शुरुआत कुछ क्षेत्रों में 2026 से हो चुकी थी। नेक्स्ट है सेल्फ एन्यूमरेशन सुविधा का अर्थ क्या है? आंसर है ऑप्शन बी नागरिक खुद ऑनलाइन डेटा भरेंगे। सेल्फ एन्यूमरेशन जो फैसिलिटी इसका मतलब है जो हम लोग खुद अपना जो है ऑनलाइन डेटा भर सकते हैं। नेक्स्ट है जनगणना 2027 को संचालित करने वाली संस्था कौन है? आंसर है ऑप्शन बी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जनगणना 2027 संचालित करने वाली संस्था का नाम है। अगला है भारत की पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? सर ऑप्शन बी 1881 में। भारत की पहली नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। पहली जनगणना शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। पहली समकालिक नियमित जनगणना 1881 में हुई थी और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। तो ये तीनों याद रखिएगा। पहली गैर नियमित शुरुआत हुई 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, फिर जो नियमित जनगणना थी 1881 में, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। ये डेटा पूरा याद रखिएगा, फैक्ट को एग्जाम में जरूर बनता है प्रश्न। 2027 की जनगणना 2011 के बाद कौन सी जनगणना होगी? राइट आंसर ऑप्शन सी 16वीं। 2027 की जनगणना 2011 के बाद 16वीं जनगणना होगी। अगला है जनगणना 2027 में पहली बार किस श्रेणी का डेटा शामिल किया जा सकता है? सर ऑप्शन है जाति आधारित यानी कास्ट सेंसस। 2027 जनगणना में पहली बार जाति आधारित डेटा शामिल किया जा सकता है। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1872 है। भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अगला है जनगणना 2027 में एन्यूमरेटर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी सेंसस वर्कर। जनगणना 2027 में एन्यूमरेटर को सेंसस वर्कर कहा जाता है। भारत की जनगणना में किस विधि का उपयोग होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी केवल डी ज्यूरी। भारत की जनगणना में केवल डी ज्यूरी विधि का उपयोग होता है। देखिए भारत की जनगणना मुख्य रूप से प्रत्यक्ष प्रगणक विधि यानी डायरेक्ट एन्यूमरेशन मेथड उपयोग किया जाता है, जिसमें जनगणना कर्मी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करते हैं। 2026-27 के चरण में पहली बार डिजिटल यानी सेल्फ एन्यूमरेशन प्रणाली शुरू की गई, जहां नागरिक मोबाइल ऐप या पोर्टल के माध्यम से अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं। जनगणना 2027 में डेटा संग्रहण के लिए एन्यूमरेटर को क्या दिया जाएगा? सर ऑप्शन बी टैबलेट या स्मार्टफोन जो है दिया जाएगा। अगला है जनगणना 2027 में लिटरेसी रेट किससे संबंधित है? सर ऑप्शन बी शिक्षा दर। जनगणना 2027 में लिटरेसी रेट किससे संबंधित? शिक्षा स्तर से। अगला प्रश्न है जनगणना 2027 में माइग्रेशन डेटा का क्या महत्व है? सर ऑप्शन बी लोगों के स्थान परिवर्तन का अध्ययन। जनगणना 2027 में माइग्रेशन डेटा का महत्व है लोगों के स्थान परिवर्तन का अध्ययन। जनगणना 2027 में किस प्रकार की जानकारी नहीं ली जा सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी बैंक बैलेंस। जनगणना 2027 में बैंक बैलेंस की जानकारी नहीं ली जा सकती है। अगला है भारत में जनगणना किस सूची में आती है? आंसर ऑप्शन बी यूनियन लिस्ट। भारत में जनगणना यूनियन लिस्ट में आती है। अगला है
जनगणना 2027 में एन्यूमरेटर की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जनगणना 2027 में एन्यूमरेटर की नियुक्ति कौन करता है? डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जनगणना 2027 में एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से क्या संबंध है? सर ऑप्शन सी, एनपीआर डेटा अपडेट किया जा सकता है। जनगणना 2027 में एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से क्या संबंध है? एनपीआर डेटा अपडेट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2027 में हाउस लिस्टिंग फेज के बाद कौन सा चरण आता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। जनगणना 2027 में हाउस लिस्टिंग फेज के बाद पॉपुलेशन एन्यूमरेशन का चरण आता है। नेक्स्ट है, जनगणना 2027 में रेफरेंस डेट का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन बी, डेटा रिकॉर्ड करने की निश्चित तारीख। जनगणना 2027 में रेफरेंस डेट का क्या अर्थ है? डेटा रिकॉर्ड करने की निश्चित तारीख। जनगणना 2027 में सेक्स रेशियो का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। नेक्स्ट है, जनगणना 2027 में रूरल पॉपुलेशन का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन बी, गाँव में रहने वाली जनसंख्या। जनगणना 2027 में रूरल पॉपुलेशन का अर्थ है गाँव में रहने वाली जनसंख्या। अगला प्रश्न है, जनगणना 2027 में डिपेंडेंसी रेशियो किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कामकाजी और आश्रित जनसंख्या का अनुपात। जनगणना 2027 में डिपेंडेंसी रेशियो किससे संबंधित है? कामकाजी और आश्रित जनसंख्या का अनुपात। जनगणना 2027 में एज कंपोजिशन किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, आयु संरचना। जनगणना 2027 में एज कंपोजिशन किससे संबंधित है? आयु संरचना से। अगला है, जनगणना 2027 में डेटा संग्रहण के दौरान गलत जानकारी देने पर क्या हो सकता है? राइट आंसर है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगला है, जनगणना 2027 में वर्क पार्टिसिपेशन रेट का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन बी, काम करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत। जनगणना 2027 में वर्क पार्टिसिपेशन रेट का अर्थ है काम करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत। भारत में जनगणना का डेटा किसके लिए उपयोगी होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, नीति निर्माण और योजनाओं के लिए। भारत में जनगणना का डेटा किसके लिए उपयोगी होता है? नीति निर्माण और योजनाओं के लिए। अगला है, जनगणना 2027 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, सामाजिक आर्थिक जनसांख्यिकी। जनगणना 2027 में सामाजिक आर्थिक सांख्यिकी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, जनगणना 2027 में यूजुअल रेसिडेंट किसे माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जो 6 महीने से रह रहा हो या रहने का इरादा हो उसे यूजुअल रेसिडेंट माना जाता है। जनगणना 2027 में पहली बार किस तकनीकी के उपयोग पर जोर दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिजिटल डाटा कलेक्शन। जनगणना 2027 में पहली बार डिजिटल डाटा कलेक्शन तकनीकी उपयोग पर जोर दिया गया है। जनगणना 2027 में पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। जनगणना 2027 में पॉपुलेशन डेंसिटी का अर्थ क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। जनगणना 2027 में अर्बन पॉपुलेशन किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, शहरों में रहने वाली जनसंख्या। जनगणना 2027 में अर्बन पॉपुलेशन किसे कहा जाता है? शहरों में रहने वाली जनसंख्या। जनगणना 2027 में डेटा गोपनीयता किस कानून के तहत सुरक्षित रहती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सेंसस एक्ट 1948। जनगणना 2027 में डेटा गोपनीयता किस कानून के तहत सुरक्षित रहती? सेंसस एक्ट 1948। तो यहाँ पर हमने टॉप 50 क्वेश्चन देखे। आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना? इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है फ्रेंड्स, और सभी बच्चे कमेंट करिएगा, आप सबका कमेंट मैं रीड करूँगा। और आगे बढ़ने से पहले देखिए, वीडियो ख़त्म करने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर आप जीके जीएस में नंबर कमाता है एग्ज़ाम में तो आप हमारा जीके जीएस का क्रैश कोर्स ले सकते हैं। 12 क्लास में 12 सब्जेक्ट खत्म है, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का सार संग्रह, स्टैटिक जीके, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, इकोनॉमी, सब कुछ मिल रहा है मात्र 149 रुपये में। देखिए लिमिटेड टाइप के लिए ऑफर है, 999 वाला प्राइस अभी 149 हो जाएगा, इसलिए इसको ऑफर का लाभ उठाएं आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, एप्लीकेशन का डाउनलोड करिए और यहाँ पर एप्लीकेशन में जाकर पेड कोर्स में जाकर चेक करेंगे तो काफ़ी सारे कोर्सेस है। पेड टेस्ट सीरीज, फ्री पीडीएफ, पेड पीडीएफ अवेलेबल है। जनरल साइंस का कोर्स आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएगा और इसके अलावा हमारी बुक भी अवेलेबल है और आप ये पीडीएफ भी ले सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोई दिक्कत है मैसेज करिए। टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। जनरल साइंस का 5000 ऑनलाइनर क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा 49 रुपये में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें
कमेंट सेक्शन में बताएं क्लास आपको कैसी लगी। अगला कौन सा टॉपिक चाहिए जरूर बताएं, आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू।